अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। चीज़ें वाकई तब्दील हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से, उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं, फ़ायदा क्या होना है, नुकसान क्या होना है, क्या इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या नवाज शरीफ की ज़ात को, कुछ मल्टीपल इशूज़ हैं जिस पर गुफ्तगू सही नहीं हो रही जिस लाइन पे होनी चाहिए। मैंने कुछ चीज़ें ट्वीट की हैं, उस पर गुफ्तगू होगी। और क्या जो नैब की तरामीम के हवाले से फ़ैसला दिया वो ग्राउंड में रह सकेगा, और इलेक्शन एक्ट 2017 जिसके तहत नवाज शरीफ की जो नवाज शरीफ के लिए तरमीम की गई ना जी, कि नाअहली जो है वो 5 साल के लिए होगी, क्या इस पे इतलाक होगा, इस पे आज गुफ्तगू करेंगे। चलें, सबसे पहले आपको ले चल रहे हैं। आपको याद होगा कि सबसे पहली जो पिटीशन है वो मैंने फ़ाइल करवाई थी। राजा आमिर खान एंड नदर जो है ये, और माजी के झरोखे में अगर मैं ले जाऊं, ये इसलिए याद रखना चाहिए आपको कि उस वक्त मैंने अपनी स्पेशल टीम चौधरी गुलाम हुसैन की तरफ से मैंने और समी इब्राहिम की तरफ से दायर की थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 6 और 7 है। और मेरी इस पर टीम गई थी सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल करने के लिए, और जब ये लग गया था तो सुबह हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट जाना था। और रात के 1:30 बजे के करीब मेरे घर पेट्रोल पंप से हमला हुआ, फायरिंग हुई। ख्याल था कि मैं पीछे हट जाऊंगा, पीछे तो मैं हटा नहीं। वो सिर्फ बैकग्राउंड पे आपको वो नज़र आ रहा होगा, मेरे घर पे पेट्रोल पंप पर जो हमला हुआ और जो फायरिंग हुई। और मैंने बड़ी वजाहत के साथ उस वक्त मैं निकल गया सुप्रीम कोर्ट में इस हेयरिंग के लिए। बाद मैंने इसमें कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन एक और वो उस फैसले में अगर आप देखेंगे 5वें नंबर है मोहम्मद अज़हर सिद्दीक, मैंने खुद फाइल की कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 12 of 2023। अच्छा, मकसद बड़ा वाज़ेह था, मैं बड़ा क्लियर था, लेकिन मैं पूरा मुझसे अगर मेरी राय पूछते हैं, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया की आज़ादी को कंप्रोमाइज़ कर दिया। भाई ये मेरा ओपिनियन है और मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से। जो कुछ भी करना चाहता था पार्लियामेंट को अपने ऊपर सवार क्यों किया, ये फैसला रहेगा नहीं तारीख के औराक में। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये फैसला रिवर्स होगा। नजरसानी की दरखास्तें हम दायर कर रहे हैं, चले मैं बता देता हूँ, बिल्कुल दायर कर रहे हैं नजरसानी की दरखास्तें हम करेंगे। मैं ऐलान कर रहा हूँ आपके सामने कि नजरसानी की दरखास्तें हम दायर करेंगे। एक और बड़ी मजेदार बात है, बहुत ही मजेदार बात है, इस पर भी तो अपील बनती है। ओह यस, मैं आपको, और यही जो कानून जिसमें आप अपील को लागू करने का कह दिया है, तो इसमें अपील भी तो बनती है ना जी। बिल्कुल, मैं अब अपील और नजरसानी दोनों चीजों को सामने रख के फैसला किया जाएगा कि मैं क्या करना चाहता हूं। लेकिन गेम बहुत ही दिलचस्प मराहल में दाखिल हो चुकी है। मैं वैसे तो 2 सफ़ों में कुछ 3 सफ़े कुछ नहीं है, चौथे सफ़े पे जो बात है वो 10 और 5 जिसने डाइसेंट किया, जस्टिस जाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सईद मुज़ाहर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद। और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसको आइन और कानून के मुताबिक करार दे दिया गया, और इस हद तक दरखास्तें जो है ना सारी खारिज कर दी। इसी तरह 9 और 6 के तनासब से 9 ने हक में, 6 ने डाइसेंट किया। जस्टिस जाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद ने सब सेक्शन 1 और सेक्शन 5, जो सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 है जिसमें राइट टू अपील फराहम किया है। राइट टू अपील का जो हक दिया गया है उसको सस्टेन कर दिया गया है कि वो अपील का हक दिया जा सकता है। और 6 जजेस हैं, वो 6 जजेस के नाम मैंने आपके सामने रख दिए है। लेकिन 8 और 7, 8 ने जो कहा है, उन्होंने कहा कि ये माजी से नहीं इतलाक किया जा सकता है इसका। वो 5 सब सेक्शन 2 की बात है। और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारक मसूद, जस्टिस सईद मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिल्ला और जस्टिस मुसरत हिलाली ने इससे इख्तलाफ किया।
मैंने कहा कि ये माजी से इतलाक़ किया जा सकता है, तो इसकी आगे अपील तो ज़हन में रख लीजिएगा, ये दायर की जा सकती है। यानी ये वाला मामला बड़ा क्लैरिटी के साथ बता दूँ आपको। अब आ जाए, अब आगे होना क्या है, दो चीज़ें जहन में रख लीजिएगा। अच्छा, अब इसके आगे दो बातें बड़ा अहम सवाल है। मैंने 2 ट्वीट किए हैं, एक उर्दू में भी किया और अंग्रेज़ी में भी किया, क्योंकि बड़ी एक कंट्रोवर्शियल डिबेट शुरू हो चुकी थी। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अब एक्चुअली बुनियादी तौर पर इस एक्ट का मकसद नवाज शरीफ को फ़ायदा देना, और कोई मकसद नहीं था। 2 बातें, एक तो 90 दिन का इलेक्शन के हवाले से था, और एक था कि नैब की तरमीम के कॉन्टेक्स्ट में अगर मामला, चूँकि 184(3) में मामले चल रहे हैं, तो इसको कर्टेल किया जा सके। तो ये पर्सन स्पेसिफिक मैं अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको जिला बख्श दी है मेजॉरिटी ने। पहले ज़रा मैं आपको ले चलता हूँ इलेक्शन एक्ट की तरफ। इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई। अच्छा, वहाँ तक जाने से पहले मैं आर्टिकल 62 और 63 बैकग्राउंड पे चल रहा है, 62 भी और 63 भी। 62 आर्टिकल जो है वो क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन कहते हैं अहलियत की। अब अहलियत 25 साल की उम्र, ये आगे पीछे नहीं हो सकती है। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को। दोहरी शहरियत आपको, और आप सादक और अमीन 62(1)(f) के तहत है कि आप सादक और अमीन होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन है। फिर क्लियर कर दूं, क्वालिफिकेशन, और ये क्वालिफिकेशन में सादक और अमीन के हवाले से ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था, जो कि 62(1)(f) के हवाले से। तो इनकी नाअहली जो है वो ताहयात है, ताउम्र है। और उसकी एक लॉजिक भी समझिएगा। लॉजिक क्या, ये सोसाइटल वैल्यूज़ की बात है। सोसाइटल वैल्यूज़ की बात है कि एक आदमी आप झूठा हो तो कहें ये 5 साल बाद सच्चा हो जाएगा। ये सादक और अमीन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। फिर दूसरी बात आती है आर्टिकल 63 की। 63 है डिसक्वालिफिकेशन। अच्छा, डिसक्वालिफिकेशन का तरीकाकार है कि वो सर्टेन अरसे के लिए है, यानी दोहरी शहरी खत्म कर दे, आप आ जाएंगे। अगर आपको किसी केस में सजा हुई तो 5 साल बाद आप वापस आ जाएंगे। और नंबर ऑफ प्रोविजन ऐसी हैं कि जो 63 के कॉन्टेक्स्ट में है। इलेक्शन एक्ट, उसमें जो नाहली है उसकी भी लिमिट्स दी हुई हैं। अब वो नाहलियों की सर्टेन लिमिट्स हैं, तो वहां करके तरमीम की इन्होंने नवाज शरीफ को अगला जो काम किया कि नवाज शरीफ को फ़ायदा देने के लिए या जहांगीर तरीन को, वहां इसको रखा कि ये 5 साल के लिए कोई भी अगर नाहली होगी, बात नाहली की है, अहलियत की नहीं है। अहलियत वो इलेक्शन एक्ट तो रिस्ट्रिक्ट कर ही नहीं सकता। अहलियत के हवाले से 62(1)(f) के हवाले से इंटरप्रिटेशन 2 तरह से होगी। यानी या तो आप आइन में तरमीम करेंगे और आप चाहेंगे कि चलें ये 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 1 साल के लिए, एक असेंबली के लिए, वो आप तरमीम 60, और उसके लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है। इस वक्त असेंबली वजूद में नहीं है, सेनेट का वजूद खतरे आपके सामने मौजूद है। अगर इलेक्शन आपने मार्च तक ना कराए तो सेनेट की आधी सीटें खाली हो जाएंगी, और सदर पाकिस्तान का उहदा भी उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक नए इलेक्शन होंगे। और इलेक्टोरल कॉलेज क्या है सदर के इलेक्शन का, उसमें नेशनल असेंबली की वोट और सूबाई असेंबलियों के वोट, और ये इससे सदर जो है ना वो मुंतखब होते हैं। और अब आसान लफ्ज़ों में, यानी जो इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम है ना, उसका इतलाक़ नवाज शरीफ को 5 साल के बाद अहलियत के हवाले से इतलाक़ नहीं होगा। और यहाँ ही एक मैं समझा, फिर नैब में भी बात में आता हूँ, यही बात समझा चाहता हूँ। नवाज शरीफ को पनामा के केस में डिसक्वालिफिकेशन 62(1)(f) के तहत, वो सब वो कंफ्यूज करते रहते हैं। जनाब अकामा पे किया, भाई बड़ी बात है डिक्लेरेशन की, अकामा का इशू नहीं है, आपने वो चीज़ डिक्लेयर नहीं की, ये रिकॉर्ड भी बातें हैं। अच्छा, क्या हो गया है, अगर आप इन चीज़ों को आसानी से समझना चाहें, उन्होंने तनख्वाह ले रहे थे, तनख्वाह डिक्लेयर करनी थी, तनख्वाह डिक्लेयर नहीं की उन्होंने। अब आसान लफ्ज़ों के समझाने के लिए, और ये होनी चाहिए थी, नहीं की उन्होंने। अब अल्टीमेटली क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 62 ने डिस्क्वालीफाई किया। दूसरा मामला जो है नवाज शरीफ का, साथ ही बताता चलता हूँ आपको, वो है इसमें आपको पता है 123 दिन की हेयरिंग हुई। ये जो बातें कर रहे हैं ना, बड़ी सारा कुछ था तो बताते 123 दिन में, और फिर 60 दिन की GIT। आपको पता है ये कहानी शुरू हुई थी घोड़ों और खच्चरों से, कि जनाब जो स्टील मिल है इनकी यहाँ लगी, और उससे ये यहाँ दुबई में बेची और जाके अल अजीज़िया वहाँ ले ली सऊदीया में, और घोड़ों खच्चरों में तफसील का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। दूसरी जो बात बड़ी अहम है कि 60 दिन की GIT में आकर ये सारी बातें आई, तो 2 रेफरेंस फाइल हुए
एवन फील्ड का और अल अजीज़िया का। एवन फील्ड में 10 साल सज़ा, अल अजीज़िया में 7 साल सज़ा, जुर्माना भी हुआ। दोनों सज़ाएँ आज भी फील्ड के अंदर मौजूद हैं। अपीलें खारिज हो चुकी हैं, पैरवी भी और इश्तिहारी डिक्लेयर हो चुकी हैं। 8 हफ्ते के लिए एक सज़ा सस्पेंड हुई थी और एक में वैसे ही सज़ा सस्पेंड हो गई थी, लेकिन क्योंकि ये लाहौर हाई कोर्ट से इजाज़त मिली थी 4 हफ्ते की और उसके बाद ये वापस नहीं आए तो इश्तिहारी डिक्लेयर हो गए। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ जैसे ही आएंगे वो जेल जाएंगे। इसमें मैंने हिफाजती ज़मानत बड़ी वजाहत के साथ हिफाजती ज़मानत हो नहीं सकती है एक मुजरिम के हवाले से। अब बातें हैं कि इसका नैब में क्या फ़ायदा हुआ इसका नैब में क्या फ़ायदा। अब नैब का फ़ैसला अभी आया है तो माजी से इतलाक तो है नहीं, फ़ैसला तो आज आ रहा है ना, तो वो भी 2 रेमेडीज़ है उसमें नैब के कानून में। आपको पता है 3 और 2 का है, 3 हक में है, 2 डाइसेंटिंग व्यू दिया है। उसमें नज़रसानी भी दायर हो सकती है और अपील भी दायर हो सकती है इसी कानून के तहत। और अपील बड़ा बेंच सुनेगा और अपील इख्तियार है, वो सेटिसाइड कर सकता है। तो नैब का कानून जो है ना, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि जो पार्लियामेंट का कानून बनाएगी हम उसको फौकियत देते हैं या, और ये मैं मिस इंटरप्रिटेशन समझता हूँ हमारी सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी की। मैं इसे इतफाक़ नहीं करता। इंडियन जूरिस्प्रूडेंस उठा, पूरी दुनिया की जूरिस्प्रूडेंस, और इसमें सबसे बेस्ट डाइसेंट नोट आप देखिएगा जस्टिस जाजुल हसन अगर लिखते हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर पढ़ने वाला होगा, और वो जो मेंबर्स जजेस ने जो फैसला लिखेंगे आप देखिएगा हकीकत तो वो नेगेट कर देंगे उस सारी बात को सामने रखते हुए। और क्या अब होना क्या है, अब यही समझ लीजिएगा कि आगे नैब का कानून भी लार्जर बेंच बैठेगा। और बेंच अब यहाँ क्या होना है, यहाँ चीफ जस्टिस बेंच नहीं बना सकेगा। 3 सीनियर जजेस, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारक मसूद और जस्टिस एजाजुल हसन, नैब के कॉन्टेक्स्ट में भी और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से भी ये बेंच बनेंगे। नैब का भी कानून मैं उसका फ्यूचर अच्छा नहीं देख रहा हूँ, वो कलअदम हो जाएगा और जितने भी मामलात हैं वो अपनी जगह वापस आ जाएंगे और हमारी एस्टैब्लिशमेंट जीत गई। उन्होंने खींच के भी रखा, फ़ायदे भी दे दिए। यानी इलेक्शन डिले होना था, साथ ये वाला काम आ गया। अब इसको सामने रखते वो नैब का डरावा दिया हुआ है, लेकिन साथ एक एडवांटेज जो ये है कि अगर लार्जर बेंच ने मामला टेकअप किया, इसी तरह वो 90 दिन वाले इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में भी है, वहाँ चूँकि फ़ैसला जो है वो बाद में आया है एक, और उसके ख़िलाफ़ भी अपील दायर हो सकती है। नज़रसानी अपनी जगह वहाँ मौजूद है, लेकिन आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि बहुत हंगामांगेज़ मामला चल रहे हैं। अक्टूबर बड़ा ही अहम है, अक्टूबर में उस पर बाद में बात करूंगा। अक्टूबर इसलिए अहम है, जनरल सिकंदर मिर्ज़ा के हवाले से मार्शल्ला, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल्ला, और अभी भी अगर आप देखें तो मुल्क में पार्शला लगा हुआ है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।